नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो होगी थायराइड की संपूर्ण जानकारी और उसका निदान कैसे करें, यानी इस रोग से मुक्ति कैसे पाएं। तो शुरू करते हैं। थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और जब इसका पता चलता है और डॉक्टर के पास से आप घर आते हैं अपनी दवाइयों के साथ, तो एक बात आपको चैन नहीं लेने देती होगी कि अब जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो चिंता मत कीजिए, यह वीडियो आपके लिए ही है जो इतनी जानकारी आपको देगी कि आप इस रोग से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और भविष्य में भी यह बीमारी कभी नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे इसके इलाज को हम सही ढंग से कर पाएँ। तो थायराइड नाम की एक ग्रंथि है जो हमारे गले में होती है और इसमें से स्राव निकलते हैं जिसे थायराइड हार्मोन कहा जाता है। और हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं में एक सुपरवाइज़र की तरह होते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। यहाँ मैं आपको T3, T4 और TSH आदि के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वह आम आदमियों के लिए है, इसलिए बस थोड़ी सी जानकारी और ज़्यादा उसके बारे में सावधानियां और उसके उपचार पर ही फोकस रहेगा। और इसी की आम आदमी को ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हमारा उद्देश्य आपको डॉक्टर बनाना नहीं है, बस आपके इस रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कई लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जो उनके लिए पूरा ज्ञान नहीं दे पाता और फिर वह क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका उत्तर इसी वीडियो में होता है। ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा जिसका आंसर इस वीडियो में हो। अगर इस वीडियो में उसका आंसर नहीं है तो मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा, भले ही थोड़ी देर से दूं। वैसे भी वीडियो किसी की भी हो, मेरी या किसी और की, जो ज्ञानवर्धक हो उसे तो पूरा ही देखना चाहिए, नहीं तो ज्ञान पूर्णता से नहीं मिल पाएगा और आधा अधूरा ज्ञान तो नुकसान के अलावा कुछ देता ही नहीं है। तो लौटते हैं थायराइड पर। थायराइड ग्रंथि जब भी थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा बनाती है तो उसे थायराइड की बीमारी कहा जाता है आम भाषा में। अगर यह कम हार्मोन बना रही है अपनी निश्चित मात्रा से तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर यह ज़्यादा बना रही है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों स्थिति में हार्मोनल इम्बैलेंस है और यह दोनों स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है उसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, थोड़ा इसे देख लेते हैं। यह ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाकर खून के द्वारा उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाती है, परंतु उसका जो मेन कार्य है वह है पाचन क्रिया के ऊपर होता है, यानी मेटाबॉलिज्म पर। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमने खाना खाया उसके सही तरीके से पाचन क्रिया के लिए इस हार्मोन की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए। इसे शॉर्ट में BMR कहते हैं। यानी यह हार्मोन BMR को कंट्रोल करता है। एक किस्म से यह उसके लिए एक रेगुलेटर का काम करता है। इसके अलावा बाकी के हमारे सारे अंगों के कार्य के लिए, जैसे हार्ट है, लिवर है, ब्रेन है, स्किन है, इन सभी के सही ढंग से कार्य करने के लिए इस हार्मोन का एक अपना रोल होता है। यहाँ तक कि सेल लेवल पर भी इसका महत्व है। तो अब आप इस हार्मोन का महत्व समझ गए होंगे। अब हाइपोथायराइड के लक्षणों पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बनता है तो मेटाबॉलिज्म रेट भी कम रहेगा, यानी स्लो रहेगा। अगर इसे हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यहाँ अग्नि की मात्रा कम है, यानी मंद है। अगर हम इस अग्नि को बढ़ा दें तो समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे बढ़ाएंगे इसे हम आगे देखेंगे, अभी लक्षणों को ले लेते हैं।
इसमें बीपी लो हो जाता है और स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। वज़न बढ़ना भी इसका एक लक्षण है। चेहरे पर सूजन रहना, थकान रहना, मसल्स पेन रहना, जोड़ों में दर्द रहना, वीकनेस महसूस होना, शरीर में रूखापन दिखाई देना, बाल झड़ना, बालों का टूटना, बाल पतले होना। इसके अलावा इसमें ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि बीएमआर स्लो है, यानी अग्नि कम है, तो निश्चित है सर्दी महसूस होगी। याददाश्त पर भी इसका असर होता है, जिससे डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी में यह सभी लक्षण दिखाई दें, किसी में कुछ तो किसी में कुछ लक्षण इनमें से दिखाई देंगे। कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं होता, परंतु जब उनका ब्लड टेस्ट किसी कारण से कराया जाता है तब पता चलता है कि थायराइड इम्बैलेंस है। महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित हो सकता है इसके इम्बैलेंस के कारण। कुछ मरीजों में थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिसको ग्वाइटर कहते हैं। यह तो थी हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण। अब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण को जान लेते हैं। इसमें ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाती है, यानी ओवर एक्टिव होती है, तो यह मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देती है, जिससे शरीर में पित्त और वात बढ़ जाता है। इसमें वजन कम होगा, भले ही भूख ज़्यादा लगे और आप खाना भी ज़्यादा खाएं। दिल की घबराहट हो सकती है, हार्ट बीट्स फास्ट हो सकते हैं, बीपी बढ़ जाता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, यानी मन की स्थिति भी सामान्य नहीं रहती, जैसे नर्वसनेस होना, चिड़चिड़ापन होना। इसके अलावा धूप और गर्मी सहन न होना भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। पसीना ज़्यादा आना, मसल्स में पेन होना, जोड़ों में पेन होना, थकान होना, एनर्जी लॉस, हाथों और पैरों में कंपन भी हो सकते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म पर असर होना, शौच क्रिया यानी मोशन के लिए बार बार जाना पड़ सकता है। यह सब लक्षण हाइपरथायराइडिज्म में दिखाई देते हैं। आज अगर आपको यह समस्या हुई है तो यह आपके शरीर में काफ़ी समय से है, जिसका अब पता चला है। यह बीमारी महीने या 2 महीने में नहीं होती, इसको होने में कई साल लगते हैं, परंतु इसे ठीक होने में सिर्फ 6 महीने से साल भर लगता है। यह सब बीमारी की सीवियरिटी पर निर्भर करता है। अगर अभी अभी ये शुरू हुई है तो सिर्फ 3 महीने से 6 महीने लगेंगे बस, और अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, यानी मेडिसिन की हायर डोज चल रही है, तो मैक्सिमम 2 साल लगेंगे और यह पूर्ण रूप से रिवर्स हो जाएगी। परंतु यह सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, वह चाहे किसी भी किस्म की दवाइयाँ हों। कहने का मतलब है कि एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो, दवाइयों से बस इसे मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स नहीं। रिवर्स तो यह सिर्फ भोजन यानी खाने से होगी, लेकिन खाना इसके हिसाब का होना चाहिए, जैसे कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, मैंने कई वीडियोस में YouTube पर देखा है जिसमें सिर्फ 3 दिन में थायराइड ठीक करने के नुस्खे बताए जाते हैं और कहा जाता है दवाइयों को डस्टबिन में फेंक दो और बस इस नुस्खे का इस्तेमाल करो। लेकिन मेरी सलाह है दवाइयों को आप बिल्कुल ना छोड़ें। जैसा भी आपके फिजिशियन ने बताया है उसी तरीके से आप अपनी दवा को लेते रहें और हर 3 महीने पर थायराइड टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों में बदलाव कम या ज़्यादा कर सके स्थिति के अनुसार। अब चलते हैं इसके असली समाधान की तरफ। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है जो दोनों ही स्थिति के लिए है, चाहे वे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, दोनों के लिए ज़रूरी है। इसमें
3 प्रकार के ऑयल हैं जिनको एक एक हफ्ते सुबह फ्रेश होने के बाद 2-3 चम्मच इनटेक करना है, यानी पीना है। यह ऑयल हैं नारियल का तेल, तिल का तेल और मूंगफली का तेल। आप पहले हफ्ते में किसी भी तेल से शुरू कर सकते हैं, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरा तेल और तीसरे हफ्ते में तीसरा तेल। उसके बाद फिर पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला। इसी क्रम से जब तक बीमारी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाती तब तक इस्तेमाल करते जाइए। इन ऑयल्स को इनटेक करने का कारण भी मैं आपको बता दूं। थायराइड ग्लैंड में जो कचरा जमा हो गया है, यानी टॉक्सिन्स, वह 2 प्रकार का होता है, एक ऑयल सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल है वो तो वाटर हम इनटेक करते रहते हैं तो उसमें डिज़ोल्व होकर निकलता रहता है, लेकिन जो ऑयल सॉल्युबल है वह ऑयल में ही डिज़ोल्व होगा, पानी में नहीं हो सकता। इसलिए उसके लिए ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड और सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे लिवर है, हार्ट है, किडनी है, ये सभी ऑर्गन्स लगभग 50% फैट के बने होते हैं। तो इनकी क्लींजिंग, इनकी सफाई भी ऑयल के थ्रू ही हो सकती है। इसलिए इनको दुरुस्त रखना ऑयल इनटेक से ही संभव हो पाता है। ऑयल लेने के बाद आधे घंटे तक आप कुछ न खाएं पिएं। उसके बाद आपको कषाय यानी डिकॉक्शन लेना है। इसके लिए 7 प्रकार की पत्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक पत्ती का डिकॉक्शन 1 हफ्ते तक सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है। शुरू आप किसी भी पत्ती से कर सकते हैं। ये पत्तियां हैं बेलपत्र, करंज की पत्तियां, इमली की पत्तियां, सहजन की पत्तियां, पान की पत्तियां, नीम की पत्तियां और पीपल की पत्तियां। इन पत्तियों के डिकॉक्शन के बाद आधे घंटे तक कुछ ना खाएं पिएं। उसके बाद बारी आती है नाश्ते की, तो उसमें आप 50% अनकुक्ड फूड लेंगे और 50% कुक्ड फूड लेंगे। अनकुक्ड फूड में होंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स और पत्तियां। कुक्ड फूड में दाल सब्जी के अलावा जो अन्न होगा वह श्रीधानिया मिलेट्स होने चाहिए। उसमें भी लिटिल मिलेट्स 3 दिन और बाकी के 4 मिलेट एक एक दिन, यानी एक दिन फॉक्सटेल मिलेट, एक दिन कोदो मिलेट, फिर एक दिन ब्राउन टॉप मिलेट और एक दिन बार्नयार्ड मिलेट। इस तरह से हफ्ता पूर्ण हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते 3 दिन लिटिल मिलेट और बाकी उसी तरह से लें। इन श्रीधानिया मिलेट से आप कुछ भी बना सकते हैं। आप डोसा बनाएं, इडली बनाएं, उत्पम बनाएं, रोटी बनाएं, दलिया बनाएं, खिचड़ी बनाएं। लेकिन जब आप शुरुआत करें तो सबसे पहले इन मिलेट से आप फर्मेंटेड दलिया बनाएं, जिसे आमली भी कहते हैं। उसी से बॉडी को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि यह बहुत सुपाच्य होती है। लेकिन इसके बनाने की भी एक ख़ास विधि है, पहले उसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। मिलेट्स को इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। इस विषय पे मेरी कुछ वीडियोस हैं, आप उन्हें देखकर इनके बारे में जान सकते हैं। अब फ्रूट्स और सब्जियों के बारे में जान लीजिए। सब्जियों में जो कलर्ड वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक बढ़ाइए। जैसे शिमला मिर्च है, ये कई रंगों में आती है, चुकंदर है, लाल प्याज है इत्यादि। मतलब ऐसे फल और सब्जियां जो हाई एंटीऑक्सीडेंट वाले हैं उनका इंटेक बढ़ा दीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति सिट्रस फ्रूट के सेवन से उन्हें शुरू में परेशानी होती है, जैसे उन्हें सर्दी खांसी का हो जाना, गला खराब हो जाना, छींक आना, तो उन्हें इसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे शरीर उसे एडजस्ट कर लेता है और यही उसके रिवर्सल का इलाज भी है। सिट्रस फ्रूट और अनार आदि के सेवन से रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा जो मसाले गर्म तासीर के हैं उनका भी इंटेक बढ़ाना चाहिए, परंतु सही मात्रा और सही समय तक इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे शरीर में पित्त दोष ना बढ़े परंतु अग्नि तत्व बढ़े। तो उसके लिए आप अपने घर में
त्रिकुट चूर्ण जो 3 मसालों का मिश्रण होता है उसे बना लीजिए। ये मसाले हैं सौंठ, काली मिर्च और पीपली। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर उसका पाउडर बना लीजिए और दिन में 2 बार 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, यानी 2-3 चुटकी की मात्रा में सेवन कर सकते हैं छाछ या दही के साथ। परंतु उसमें थोड़े से कड़ी पत्ता और जीरा का तड़का लगा लें तो उससे भी अग्नि तत्व में बढ़ोतरी होगी और छाछ और दही की जो ठंडी तासीर है वह गर्म तासीर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें आपको सुपाच्य यानी जल्दी पचने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व शरीर में मंद है तो गरिष्ठ भोजन अवॉइड करना है, जैसे तला भुना भोजन, प्रोसेस्ड फूड, मिठाइयाँ, नॉन वेज इत्यादि, तो उन्हें नहीं लेना है। और राजमा, छोले, चने, पनीर, रात में दही का सेवन तथा फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, शलजम इत्यादि इनको भी अवॉइड करना है। एक और चीज़, सोयाबीन और उसकी प्रोडक्ट जैसे सोया मिल्क, टोफू, सोयाबीन की बड़ियाँ, सोयाबीन की चाप इत्यादि। आयुर्वेद इस प्रकार के भोजन को इस बीमारी में निषेध बताता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट सन एक्सपोजर ज़रूरी है इस बीमारी में, और इसमें प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। आसनों में आप हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, गर्दन की रोटेशन वाले आसन इत्यादि इसमें काफ़ी अच्छे कारगर साबित होते हैं। तो ये सब था हाइपोथायराइडिज्म के लिए। अब आते हैं हाइपरथायराइडिज्म पर कि उसकी चिकित्सा क्या हो सकती है। तो इसमें मेटाबॉलिक फास्ट होता है तो शरीर में पित्त और वात दोष बढ़ जाते हैं। तो इस अवस्था में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहना, भूख लगते ही खाना खाना, बहुत ज़्यादा मेहनत के काम से बचें। यहाँ पर आप गरिष्ठ भोजन भी ले सकते हैं, जैसे मक्खन है, घी है। घी तो बहुत ही फ़ायदेमंद है इसमें, क्योंकि यह वात और पित्त को कम करता है और अग्नि को बढ़ाता है। मुनक्का, शतावरी, आंवले का मुरब्बा, ये सभी चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद हैं। शरीर में नारियल के तेल लगाएं और मालिश करें तथा नाक में 2-2 बूंद तेल डालकर नस्य करें। तो ये सब था हाइपरथायराइड के बारे में। अब मैं आपका ध्यान कुछ चीज़ों पे केंद्रित कराना चाहूँगा। इस समस्या में दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें जैसे पनीर, छेना, मिठाइयाँ, सबसे बड़ा कल्प्रिट है ये। यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी भी, इन सबको बिल्कुल ही त्याग दीजिए। इसके त्यागने मात्र से ही 50% रोग ठीक हो जाएगा, और अगर इसका त्याग नहीं किया तो इस रोग से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। एक बात का और इसमें ध्यान रखिए, दही, छाछ, मक्खन और घी, इनको आप दूध की श्रेणी में मत लीजिए। इनका सेवन सभी को ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो आप ऑयल इनटेक के लिए इस्तेमाल करेंगे वह किसी खास रिलायबल सोर्स से ही लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में मिलने वाले जितने भी ऑयल हैं वास्तव में वह ऑयल है ही नहीं, वह खनिज तेल है, पेट्रोलियम ऑयल है। वह सभी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब कुछ निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हमारे और आपके लिए कुकिंग ऑयल बनाकर। यह सब केमिस्ट्री का खेल है। क्योंकि आप देख लीजिए, सरसों के तेल को ही ले लीजिए, बाज़ार में सरसों 100 से 120 रुपये किलो है और 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है, यानी 360 रुपये की तो सरसों हो गई। फिर 40-50 रुपये लेबर चाहिए तेल निकालने वाले को, 40-50 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को चाहिए, यानी लगभग 400 रुपये किलो सरसों का तेल होना चाहिए, जो 150 रुपये किलो मिल रहा है बाज़ार में। तो क्या ये शुद्ध तेल होगा? अब ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। ऑयल के ऊपर मेरी एक वीडियो बहुत जल्दी आएगी, आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।